तो एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में भी आज मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है। ऐसे में ज्योति स्तर का भ्रमण भी आज मुख्यमंत्री धामी करेंगे। गीता ज्ञान संस्थान एवं महाभारत अभिमन्यु केंद्र में भी आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए आज तमाम कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी आपको नजर आएगी। तो हरियाणा दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में कार्यक्रम आयोजित है और ज्योति स्तर का भ्रमण भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो गीता ज्ञान संस्थान एवं महाभारत अभिमन्यु केंद्र भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और इसमें हरियाणा दौरा महत्वपूर्ण भी मुख्यमंत्री के लिए बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त सामने आ रही है, जहां गीता ज्ञान संस्थान एवं महाभारत अभिमन्यु केंद्र भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, आज मुख्यमंत्री हरियाणा दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री हरियाणा के दौरे पर हैं और 11 बजे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया है वहां पर आज मुख्यमंत्री सबसे पहले शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज कई सारे भ्रमण के कार्यक्रम सीएम के हरियाणा में हैं। इसमें गीता ज्ञान संस्थान और महाभारत अभिमन्यु केंद्र जो है वहां का भ्रमण मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो गीता उपदेश स्थली है ज्योतिसर, वहां पर भी सीएम जो है आज भ्रमण करने जा रहे हैं। तो आज का अपने आप में ये दौरा जो है सीएम का महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है इसमें कई सारी बड़ी जो शख्सियत हैं वो इसमें शामिल होंगी और मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी, चर्चा होगी और इसके अलावा कई सारे भ्रमण के कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं, जिनकी तस्वीरें आज हम देखते हुए नजर आएंगे। साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा दें। जहां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि कई जगह ऐसी ही है जहां निर्माण कार्य नहीं हुए, लेकिन वहां भी बादल फटते हैं। सीएम धामी ने कहा कि लैंडस्लाइड से निर्माण कार्य का कोई लेना देना नहीं है, बादल फटने से शोध की आवश्यकता है, पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मैंने दिल्ली एक स्थान के लिए केवल दिल्ली नहीं कहा, मैंने कहा दिल्ली गया तो मुझे कुछ लोग मिले, लेकिन अन्य जगह से भी लोगों के मुझे फ़ोन आते थे कि क्या ज़्यादा निर्माण कार्य तो नहीं हुए हैं वहाँ पर, ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बादल फटे हैं, वहाँ भूस्खलन आया है, नुकसान हुआ है। तो हमने कहा कि इसमें शोध की आवश्यकता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं है, फिर भी वहां पर आपदा आई। देहरादून से पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर है, जहां प्रदेश सरकार ने वर्दी भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। पहले हर 2 साल में 1500 रुपए मिलता था, अब सर्दी गर्मी के अलग यूनिफॉर्म सेट तय किए गए। मंत्री रेखा आर्या ने फैसले का स्वागत किया है। सरकार ने समर्पण व सेवा को सम्मान दिया। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में साधु संतों के साथ अखाड़ों की बैठक कर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालु यहां से सुखद और अविस्मरणीय अनुभव लेकर लौटे। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 आयोजित होना है। कुंभ मेले के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जारी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही आयोजन में कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री सभी के सुझाव भी ले रहे हैं। कुंभ आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में साधु संतों के साथ अखाड़ों की बैठक कर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं के बहुमूल्य सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और वैश्विक पहचान का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सभी अखाड़ों के साथ लगातार संवाद बनाकर रखेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, स्वच्छता, आवागमन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालु यहां से सुखद और अविस्मरणीय अनुभव लेकर लौटें। 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। कुंभ को लेकर संत समाज ने भी मुख्यमंत्री धामी की प्रतिबद्धता की सराहना की है। संतों ने मुख्यमंत्री को कुंभ 2027 को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। बहुत सुंदर बैठक हुई और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ होगा, जिसमें हमारे जो 13 अखाड़े सभी उपस्थित रहे, सभी हमारे जितने श्री महंत सचिव और सभी उपस्थित रहे और श्री महंत हरिगिरि जी महाराज जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, उन्होंने कहा कि बहुत ही दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ होगा और पूरा इतिहास याद रखेगा, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा कुंभ हुआ था ना होगा। कुंभ मेला 2027 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को होगा। फागुन की अमावस्या का अमृत स्नान 8 मार्च को होगा। नव संवत्सर का अमृत स्नान 7 अप्रैल को, मेष संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल को, श्री राम नवमी अमृत स्नान 15 अप्रैल और चैत्र पूर्णिमा का अमृत स्नान 20 अप्रैल 2027 को होगा। कुंभ मेले में अमृत स्नान के दौरान व्यवस्थाओं में कमी नहीं रहे, साथ ही कुंभ का भव्य और दिव्य स्वरूप हो, इसके लिए सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कुंभ कैसे बने उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी बात रखी है और सरकार पूर्ण रूप से तैयार है कि इसे दूसरे घोषित कैसे बनाया जाए। वही बात करें यहाँ पर जो है स्नानों की तारीख भी यहाँ पर घोषित की गई है और वही बात करें इस स्नान में जो है शाही स्नान भी रखा जाएगा और जो भी तिथि है जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये स्नान यहाँ पर चलने वाले हैं और 10 स्नानों में 4 जो है शाही स्नान यहाँ पर किए जाएंगे। सभी संतों ने इस पर सहमति बनाई है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि दिव्य भव्य कुंभ होगा, उसको लेकर सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन जैन। वहीं देहरादून राजभवन के सूचना परिसर में आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्यपाल NN वोहरा ने भेंट की है। ऐसे में तस्वीरें भी साझा की हैं जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनरल गुरमीत सिंह ने NN वोहरा से मुलाकात की और ये तस्वीरें भी मुलाकात की आपके सामने। एनजीटी ने उत्तराखंड में शिवालिक के एलिफेंट रिजर्व के भीतर एक अवैध स्टोन क्रशर मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब भी मांगा कि संवेदनशील क्षेत्र में कैसे इसकी अनुमति दी गई है। इस मामले पर पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने अपनी ही सरकार को सचेत किया है। वहीं एनजीटी के आदेश को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। अवैध स्टोन क्रशर पर एनजीटी सख्त, कांग्रेस का निशाना त्रिवेंद्र की नसीहत। एनजीटी ने सरकार पर लगाया जुर्माना, सरकार के संरक्षण में खेल कांग्रेस का हमला। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के भीतर एक अवैध स्टोन क्रशर पर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है कि कैसे संवेदनशील क्षेत्र में इसकी अनुमति दी गई। एनजीटी ने यह फैसला भारतीय वन्यजीव संस्थान
WII की एक रिपोर्ट के आधार पर दिया है, जिसमें पुष्टि की गई थी कि स्टोन क्रशर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के अंदर सौंग नदी के डूब क्षेत्र के पास स्थित है। साथ ही WII ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि से क्षेत्र में वन्य जीवों की आवाजाही के लिए कॉरिडोर भी संकुचित हो गया है। एनजीटी के सख्त रुख पर पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र रावत ने अपनी ही सरकार को सचेत किया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे अवैध कामों पर रोक लगाए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि एनजीटी के आदेश से साफ है कि उत्तराखंड में सरकार के संरक्षण में अवैध स्टोन क्रशर और अवैध खनन का धंधा चल रहा है। सभी पक्षों के सुनने के बाद उस पर जो वैज्ञानिक पक्ष होता है उसके आधार पर निर्णय होते हैं। नदियां हों, वन हों, वन्य जीव हों, मनुष्य हो, हम सबका सह अस्तित्व है। और जब हम सह अस्तित्व है तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सरकार का ये दायित्व है कि कहीं पर अगर इस तरह के अवैध तरीके से कार्य हो रहे हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए और एनजीटी का जो फैसला है उसका स्वागत होना चाहिए। अवैध खनन का स्टोन क्रशर एनजीटी के आदेश पर बंद होना और राज्य सरकार के ऊपर 50,000 का जुर्माना करना इस आरोप की पुष्टि करता है कि इस प्रदेश में, इस राज्य में अवैध खनन बेहताशा हो रहा है और बिना सरकार की मिलीभगत के तो अवैध खनन हो नहीं सकता। राज्य में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों को अनुमति दिए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में संवेदनशील शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में अवैध स्टोन क्रशर के मामले में एनजीटी के आदेश को लेकर विपक्ष सरकार पर और हमलावर हो गया है। वहीं बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र रावत के अपनी पार्टी की सरकार को नसीहत देने से सरकार चौतरफा गिरी नजर आ रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बढ़ जाते। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पेपर लीक मामले पर बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी कई बार की है और ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साजिश में शामिल होने के आरोप इन पर लगे हुए हैं। मुख्य आरोपी खालिद के लिए पेपर हल किया था और ऐसे में अब गिरफ्तारी हो चुकी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से UKSSC पेपर लीक मामले के बाद लगातार जो छात्र थे वो धरना प्रदर्शन पे पहुंच बैठे और ऐसे में सीबीआई जांच की मांग भी की गई, जिसके बाद अब सीबीआई की ओर से ये पहली गिरफ्तारी की गई है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। साजिश में शामिल होने के आरोप लगे हैं और ऐसे में गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ लगातार सीबीआई कर रही है। ऐसे में सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी कर ली और ज्यादा जानकारी से हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ बनी हुई है। शुभांगी, जिस तरीके से छात्र लगातार सीबीआई मांग कर रहे थे, उसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई और अब पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि लगातार UKSSC को लेकर जो युवा हैं वो सड़कों पर थे और उनकी मांग थी कि इस पर पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। SIT का गठन किया गया, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद उन्होंने सरकार से मांग की कि ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए। सीबीआई को ये जांच सौंपी गई और जब से सीबीआई इसकी जांच कर रही है, अब ये पहली कामयाबी है कि पहली गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका नाम पहले भी संलिप्त था, जिसने आधे पेपर सॉल्व करने में खालिद की मदद की थी, जो कि मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। उसकी बहन के कहने पर ये तमाम पेपर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन द्वारा सॉल्व किए गए थे और ऐसे में सीबीआई ने जब जांच की, तथ्य जुटाए, बातचीत की गई, साक्ष्यों को जुटाया गया, तो ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन जो है वो उस पर दोषी पाई गई है, जिनको गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। और अब जांच, जो मेडिकल जांच है, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं क्योंकि अब ये पहली गिरफ्तारी है, ऐसे में कौन लोग इस पेपर लीक के पीछे शामिल थे, किन लोगों ने इस पेपर लीक में मदद की है, इन तमाम चीजों को अब बाहर निकालकर सीबीआई बहुत जल्द लेकर आएगी। क्योंकि जब एक कड़ी अब मिल चुकी है तो अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी और कौन कौन लोग इनके साथ संलिप्त थे, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, क्या इसके पीछे कोई और गिरोह है जो लगातार उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक करने का कोशिश कर रहा है। ये तमाम तरीके के ऐसे सवाल हैं जिस पर अब सीबीआई जांच कर रही है और बहुत जल्द कई और गिरफ्तारियां होती हुई भी नजर आएंगी। बिल्कुल शुभांगी, हम ये भी कह सकते हैं कि अब बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छात्र आरोप लगा रहे थे कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं है, जिस तरीके से पेपर लीक हो गया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अब सीबीआई लगातार जांच कर रही है,
पहली गिरफ्तारी हो गई है, तो जल्द हम ये भी दे सकते हैं कि बड़े जो नाम है, बड़े जो चेहरे हैं इसमें, वो शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो ये इतना आसान नहीं है कि कोई आम व्यक्ति जो है जाकर पेपर लीक कर दे। उसमें कई सारी साजिशें होती हैं, कई सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। ऐसे में इस बार भी देखा गया कि वहां पर जैमर नहीं थे, सीसीटीवी प्रॉपर नहीं थे, किस तरीके से वहां से पेपर जो है वो बाहर भिजवाए गए, कई सारे सवाल थे, कई सारी जो है लापरवाहियां की गई थी। ऐसे में जो प्रोफेसर अभी गिरफ्तारी जिनकी हुई है, इसके साथ साथ कई और बड़े चेहरे इसके पीछे संलिप्त हो सकते हैं, जिन पर लगातार सीबीआई जांच कर रही है। और जब प्रोफेसर से भी अब इसको लेकर पूछताछ की जाएगी तो कई और कड़ियां जो है इससे निकलकर सामने आएंगी और कई बड़ी मछलियां जो उसके पीछे छुपी हुई है, क्योंकि कई बार उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हुआ है। ऐसे में क्या कोई बड़ा गिरोह है, कोई बड़ा चेहरा है जो लगातार इन मामलों को अंजाम दे रहा है, इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, पेपर लीक करने की कोशिश कर रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिन पर लगातार सीबीआई जांच कर रही है और बहुत जल्द इसका भी खुलासा होगा। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मदरसे के मौलाना का शर्मनाक कृत्य सामने आया। नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करी। मौलाना मोहम्मद आरिफ पर गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे के परिजनों ने मौलाना से कई सवाल किए। झगड़े का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है, जो अब सामने आ चुका है। वीडियो को देखकर लोगों में लगातार गुस्सा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम फिलहाल आप तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे के परिजन ने मौलाना से सवाल जवाब किए और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमना करा क्यों हो? तमना मतलब क्या हरकत, क्या है? क्या हरकत हो? यो हरकत क्या? यो प्यार होगा, प्यार होगा। यो अपने बच्चे को ऐसे करोगेगा आप अपने बच्चों को ऐसे करोगेगा? ये निशान आ रहा है इसके। यो अजी क्यों हो गया? कल को तुमने बड़ा नुकसान कर दिया, तुम तक आ देंगे, जो होना था हो गया। क्यों नहीं? तुमने करा क्यों इसके साथ? न्यू बताओ पहले। अच्छा, आप क्या करोगे? थारी रिपोर्ट करो अम्मा में, थारी रिपोर्ट करो अम्मा में, रिपोर्ट करो अम्मा थारी। ये हमारा बच्चा नहीं क्या? बच्चा तो बच्चे के साथ ऐसा करोगे तुम? अब खबर कालाढूंगी से है, जहां वार्ड नंबर 1 के 35 घरों को जारी किए गए अतिक्रमण हटाओ नोटिस को लेकर निवासी बेहद परेशान हैं और तनाव में हैं। 19 नवंबर को जारी नोटिस में 15 दिन का समय दिए जाने के बाद से ही लोगों ने पक्षपात का आरोप लगाया और विरोध जताया। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 1 के निवासी अपनी समस्या लेकर एक बार फिर से नगर पालिका पहुंचे। उन्होंने अधिकारी से मुलाकात कर नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया। निवासियों ने कहा कि इस नोटिस के चलते उनका खाना पीना और सोना पूरी तरीके से दूभर हो गया। जो हमने आपको दिए गए हैं वो भी उन्हीं श्रेणी में आते हैं। वार्ड नंबर 1 छोटी हल्द्वानी के निवासी है और वहाँ कई वर्षों से जो है हम लोग अपने निवास कर रहे हैं और अपनी जीवन याचिका जो है चला रहे हैं। लेकिन 19/11/2025 को नगर पालिका द्वारा हमें जो है अतिक्रमणकारी बताकर हटाने के हमारे घरों को आदेश दिया गया है। तो उसी संबंध में हम आज जो है ईओ मतलब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कालाढूंगी से मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी और आप स्वस्थ बिल्कुल निश्चित रहे। नगर पालिका के द्वारा जो है पूर्व में इनको नोटिस किए गए थे। आज मेरे द्वारा सुबह में जो है वहाँ पे स्थल निरीक्षण किया गया। इनकी समस्याओं को स्थल पे जाके जो है मौके पे जो है जांचा गया, परखा गया। इसके बाद पुनः जो है इन लोगों से मेरी वार्ता हुई। इसी संबंध में ये लोग मेरे को ज्ञापन पूर्व में भी दे चुके थे। जो है आज पुनः जो है उसी नोटिस के क्रम में जो है ये लोग मुलाकात करने आए हैं। तो मैंने यही आश्वासन दिया कि इनकी पारिवारिक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, जो भी इनकी समस्याएं हैं जो कि नगर क्षेत्र में ये लोग मतलब इतने वर्षों से हैं, उसको देखते हुए जो है जो भी उचित निर्णय होगा उच्च अधिकारियों के निर्देश में उसका अनुपालन किया जाएगा। जो नोटिस की समय सीमा है, समय सीमा पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो भी इनकी समस्याएं हैं पहले उसको देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा। समस्या लेके आए सर के हमारे नोटिस वापस लिए जाए। हमारे घर में नहीं खाना खाया जा रहा, नहीं बच्चे भी परेशान है, आदमी भी परेशान है और हम इतने साल से रह रहे हैं। हमारी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी किसी के साथ भी। अब हम इतने परेशान हैं, हमारे बच्चों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, हमारे सब कुछ यहाँ के, हम इतने पुराने रहते रहे यहाँ के। ये बताओ हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? थोड़ा थोड़ा पैसा हमने जोड़ के अपने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया और घर के बावजूद हमारे घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं।
अब खबर देहरादून से है, जहां पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्रीय विकास और जन समस्याओं को लेकर सक्रिय पहल करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने के दौरान मिले फीडबैक और जमीनी समस्याओं को उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पहले जो भी घोषणाएं की थी, अब वो धीरे धीरे साकार होने लगी हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है, जबकि कुछ विकास कार्य प्रगति पर है। ऐसे में देहरादून दुर्गेश्वर लाल ने सीएम धामी से मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इसी संबंध में मिला था कि क्षेत्र में क्योंकि 1-1.5 महीने से कंटिन्यू पब्लिक के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो उन्होंने कई सारी घोषणा कर रखी थी और उन घोषणाओं में से कुछ के जो हमने लोकार्पण करवाने कुछ के हो भी गए। अभी कुछ पे जो है कार्य गतिमान है, उन पे जो है गति देने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को से अनुरोध किया, तो उन्होंने विशेष करके पॉजिटिवली उसको जो है जो कार्य है उनको गति देने की बात कही है। और साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुरुस्त क्षेत्र के लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश की बात करेंगे, जहां नगर निगम ने शहर में प्रस्तावित 8 वेंडिंग जोन में से 3 को विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। योगनगरी, रेलवे स्टेशन, सीमा डेंटल कॉलेज और स्टेडिया फैक्ट्री के पास रेहड़ी ठेला लगाने वाले वेंडर्स का सत्यापन शुरू कर दिया। निगम ने इस कार्य के लिए एक एजेंसी नियुक्त की है, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट और वेंडर्स की संख्या निगम को सौंपेगी। नगर निगम क्षेत्र में 8 स्थान हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें अभी प्राथमिक स्तर पर 3 जगह हम वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं, जिसमें योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास का एक लोकेशन है, एक हमारा सीमा डेंटल कॉलेज के पास का है और एक एम्स के पास स्टेडिया केमिकल फैक्ट्री के पास का है। इन तीनों लोकेशन पर लगभग 200 से 250 जो वेंडर्स हैं उनको वहाँ पे बिठाने का एक अभियान रहेगा। और इसमें आज जो सत्यापन का था, ये जो वेंडर्स हैं कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले, उनका एक सत्यापन के लिए थर्ड पार्टी सत्यापन के लिए एजेंसी को नियुक्त किया है। वो एजेंसी 1 सप्ताह के अंदर इसका चिन्हीकरण करके हमें इसका एक रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर जिस स्थान पर जितने भी वेंडर्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे तो उनको उसी स्थान पर वहाँ पे रेडी ठेले के माध्यम से उनको वहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।